आप देख सकते हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुप्रास्था भी अब इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। सुप्रास्था, मेरा सवाल आपसे यह है कि लाल डायरी को लेकर यहां पर बीजेपी कांग्रेस के बीच ये आर पार, लेकिन ये लाल डायरी तो बिल्कुल चुनाव से ऐन पहले आया मुद्दा है ना। इससे पहले राजस्थान में जिस तरीके से गहलोत सरकार ने काम किया है, सर्वे के आंकड़े ये कह रहे हैं कि साहब गहलोत सरकार जाने वाली है, बीजेपी राजस्थान की सत्ता में वापस आने वाली है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आखिरकार कांग्रेस का समीकरण इस सर्वे में बिगड़ता हुआ नजर क्यों आ रहा है? तो माना जी, कांग्रेस के समीकरण बिगड़ने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो कांग्रेस की इंटरनल जो अपनी आंतरिक ऑर्गेनाइजेशनल जो खींचातान है, वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है। उसके अलावा बीजेपी चूंकि एक बहुत ही ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रॉन्ग पार्टी है, तो राजस्थान हारने के बाद से लेकर अभी तक पिछले 4-5 सालों में उन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है, और जो इंटरनल आंतरिक प्रॉब्लम्स बीजेपी में भी थी वो कहीं बहुत हद तक वो सधी हुई नजर आ रही है। तो इस वजह से पॉलिटिकली हमें ऐसा लग रहा है कि राजस्थान सरकार जाने वाली है और नई सरकार आने वाली है। लेकिन इसके अलावा अगर हम पब्लिक इशू के मुद्दे पर अगर बात करें रोमाना जी, तो ऐसा कोई भी ज्वलंत मुद्दा नेशनल लेवल पर जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, वो महिला सम्मान का मुद्दा हो सकता है, वो महंगाई का मुद्दा हो सकता है, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो सकता है। इन सभी काउंट्स पे क्या कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में बहुत ऐसा युगांतकारी काम किया हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। एनसीआरबी का डेटा अगर हम देखें तो महिला सम्मान की स्थिति राजस्थान में बद से बदतर ही दिखाई पड़ती है। अगर हम बेरोजगारी के आंकड़े देखें तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आया हो ऐसा नहीं है। महंगाई जैसे बाकी प्रदेशों में जिस तरीके की महंगाई है, वैसे ही राजस्थान में भी महंगाई है। और जो डेटा की समझ ज्यादा रखते हैं वो बता पाएंगे कि शायद पेट्रोल डीजल के दामों में भी वहां कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ोतरी ही हुई है। ठीक है। जो कि स्टेट जीएसटी वगैरह का भी मामला उसमें होता है, सॉरी स्टेट टैक्सेस का मामला उसमें होता है। जी। तो इन सभी काउंट्स पर अगर हम देखें पॉलिटिकल या पॉलिसी पर्सपेक्टिव से, तो कांग्रेस ने कुछ ऐसा डिफरेंशियल काम नहीं किया जिसकी वजह से कहा जाए कि वो पार्टी वापस आ सकती है या जनता की। मैं आगे बढ़ती हूँ, मुकेश जी से उनका टेक लेते हैं। आइए जल्दी से मुकेश जी। देखिए, अभी लाल डायरी की बात हो रही थी। बेसिकली अगर आप उस विजुअल को फिर से दिखाएं और देखें तो डायरी अलग कॉन्सेप्ट है, ये राजस्थान का कॉन्सेप्ट है। जो खाता बही, वो लाल बही है। बही में क्या लिखा जाता है? बही में देखिए जो दिखा रहे हैं ना, ये बही है। ये बही खाता कौन रखता है? जो धंधे का काम करता है, जो धंधे कारोबारी होते हैं, धंधे करते हैं, वो लिखते हैं। उसमें ऊपर श्री गणेशाय नमः लिख के जितनी एंट्रीज होती हैं, कहां से कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है, ये होता है बही में। और तो इसको देखने की जरूरत है कि क्या है। वैसे राजनीति में हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि इस तरह की चीजें अक्सर की जाती हैं कि कोई एक ऐसी चीज जनता को जो नहीं, तो बही खाते में गड़बड़ी नहीं हो सकती है? इसमें भ्रष्टाचार का हिसाब किताब नहीं हो सकता है? बिल्कुल तो ये फिर भ्रष्टाचार से कैसे आप इसको अलग करके देख सकते हैं जो आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं? देखिए, राजस्थान की सरकार में इतने साल में ये कोई नहीं कह सकता कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, गलत काम नहीं हुआ होगा। तमाम केंद्रीय एजेंसियां, सुनिए तो मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों पे केंद्रीय एजेंसियां जाके छापे मार रही है और तमाम जांचें चल रही है। वो लेकिन बही खाता कौन रखता है? जो लेन देन करता है। आप इस बात को समझिए कि बही खाते में एंट्री की जाती है, उसमें जब जो ले रहा होता है या दे रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि रिश्वत देने वाला या लेने वाला। अगर गुढ़ा जी का वो खाता बही है तो उसमें वो दिखाएंगे नहीं। अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से विवेक से समझेंगी तो कोई भी खाता बही अपना लेके बाजार में नहीं घूमता है कि मैंने उसको इतने पैसे रिश्वत के दिए थे और उससे इतने लिए थे, उसमें उसका उतना हिस्सा था। ये चीजें नहीं बताई जाती हैं। मगर राजनीति में ये चीजें, पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन का पूरा गेम है। और ऐसे में ये लाल डायरी फिलहाल भले ही मुकेश केजरीवाल जी कह रहे हैं कि साहब बही खाते के तौर पर आप इसको देखिए, हिसाब किताब का मामला है, लेन देन का मामला है, लेकिन फिलहाल राजस्थान की सियासत में लाल डायरी इज इक्वल टू भ्रष्टाचार। क्या इससे इनकार किया जा सकता है? इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि भ्रष्टाचार जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक एक बड़ा मुद्दा है, चाहे राजस्थान हो या कहीं भी। अब आप देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ही अरविंद केजरीवाल जी तमाम तरह की लिस्ट निकाला करते थे और कहते थे कि हम शीला दीक्षित को जेल भिजवा देंगे। फिर आप आइए तो
छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव हुआ 2018 में, भूपेश बघेल जी ने ये दावा किया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम रमन सिंह सरकार के 15 साल के कामकाज का पूरा हिसाब किताब करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे और भ्रष्टाचार को सामने लाएंगे। इसी तरह से अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी कहा कि वसुंधरा राजे सरकार के समय पर जो भी गड़बड़ी हुई है उसे हम सामने लाएंगे। आप ये देखिए कि कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनेता के खिलाफ आज तक कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया। तो स्वाभाविक तौर पे देखा जाए तो नेशनल हेराल्ड मामले में भी सोनिया जी और राहुल जी इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि ये परंपरा नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल के खिलाफ कार्रवाई करे। और मुझे लगता है ये एक प्रदर्शन है जो बनेगा और राजस्थान चुनाव में भारी पड़ेगा, परसेप्शन बनेगा। मतलब वो जो कहते हैं ना, चुनाव में माहौल बनेगा, चुनाव में हवा चलेगी। किस मुद्दे की चलेगी? फिलहाल पंकज जी, राजस्थान चुनावी प्रदेश और वहां पर लाल डायरी मतलब भ्रष्टाचार का मुद्दा। तो ये भ्रष्टाचार वाला मामला गहलोत सरकार की साख गिराता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच कराई जा सकती है। जिन्होंने ये लाल डायरी उजागर की है उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? वो खुद ये कहते थे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 25 करोड़ रुपए का ऑफर आया। एक स्कूल में उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहा बच्चों से कि मुझे राज्यसभा में एक कैंडिडेट के पक्ष में वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए ऑफर किए। तो इस तरह के व्यक्ति की बातों पर अगर विश्वास करना है तो करें। रही बात राजस्थान में माहौल बदलने की, तो अभी बहुत जल्दी है ये कहने में कि आगे चलकर क्या होगा। अभी इस वक्त मेरे निजी आकलन के हिसाब से कांग्रेस का एज है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी टक्कर में है, लेकिन आज ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और कांग्रेस की सरकार जा रही है, ये कहना ठीक नहीं है। अगर ये स्थिति होती सर, एज क्यों तो है? ये जो 2 पॉइंट बताएंगे जिसकी वजह से एज है आपकी नजर में। मूल वजह है अशोक गहलोत ने जो सामाजिक सरोकार के कदम उठाए हैं पिछले 5 साल में और खासकर पिछले कुछ महीनों में, उनका बहुत ज्यादा असर है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक क्रेडिबल फेस नहीं है। वसुंधरा राजे एक चेहरा जरूर है, लेकिन उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ही तमाम तरह के मतभेद हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एज में है। आपका सर्वे कुछ भी कह रहा है, ठीक है, वो भी सच हो सकता है, लेकिन आज ही ये निष्कर्ष निकाल लेना कि राजस्थान से कांग्रेस सरकार की विदाई हो रही है, ये उचित नहीं होगा। ठीक है, ओपिनियन पोल के फिलहाल आंकड़े क्योंकि हमारे सामने है तो उसी को आधार बनाकर हम यहां पर चर्चा करेंगे। और मेहमान जो है, जाहिर सी बात है, वो अपनी बात, अपना नजरिया अपने हिसाब से रखने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इसी वजह से अलग अलग विचारधारा से जुड़े लोगों को हमने बुलाया है। अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब का मैं रुख कर रही हूं। जिस बात का जिक्र यहां पर पंकज जी की तरफ से किया गया, मैंने उनसे 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात कही और उन्होंने 2 बातें यहां पर रखी। एक तो वो कह रहे हैं कि ये सामाजिक सरोकार वाली योजनाएं जिस तरीके से अशोक गहलोत ने चलाई हैं, खासतौर से पिछले कुछ महीनों में चुनाव से एन पहले, उसका फायदा मिलेगा। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि साहब गहलोत वर्सेस कौन, जो बीजेपी है मौन, ये भी फायदा गहलोत को। सर, चेहरा क्यों नहीं दे देती है बीजेपी गहलोत के सामने? देखिए, चेहरा देना है नहीं देना है ये तो पार्टी की सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगा। जहां तक बेंच स्ट्रेंथ की बात है, हमारे यहाँ बहुत ऐसे नाम हैं जो वहां पर प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, इसलिए उसकी कोई कमी नहीं है, बल्कि बेंच स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। जब चाहेंगे जिसका चाम पार्टी डिसाइड करेगी अनाउंस कर सकते हैं। पार्टी डिसाइड करे कि इलेक्शन में बिना नाम के जाना है, बहुत सारे इलेक्शन में नाम के साथ गए, बहुत सारे इलेक्शन में बिना नाम के गए, तो वो भी हम डिसाइड करेंगे, पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी। लेकिन जमीन पे इसके आज हम डिसाइड करें नाम, ना डिसाइड करें नाम, गहलोत जी के लिए वहां पर जमीन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं कहता हूं कि जो आपके सर्वे बता रहे हैं, मुझे लगता है कि सर्वे में ऐसा हमारा अनुमान है और ऐसा कांग्रेस के लोगों का भी अनुमान है। इनके अंदर वाले जानते हैं कि 50 सीटें, इसलिए 56 कर रहे हैं कि 50 सीटों में निपट सकते हैं। ये कह रहे हैं चलो 56 आ जाए भाई, तो ठीक है भाई, 56 ही सही, लेकिन 50 वो 156 कह रहे हैं और मेरे ख्याल से 56 में आप निपटवाने के चक्कर में नहीं। अरे देखिए रोमाना जी, उनको ही पता है जमीनी हालात क्या है।
वो 50 आ जाए बहुत बड़ी बात है। मैं तो 6 सीटें ऐसे ग्रांट कर रहा हूं उनको हालात देखते हुए कि लेकिन ठीक है चलो भाई 50 सीट है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आने वाली है। अगर कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर से आप बात कीजिए वहां के इनफॉर्मली, तो पता चलेगा कि वहां पर 35 से 50 के बीच में बोलेंगे। ये कांग्रेस का अनुमान है। और ये कितनी भी कोशिश कर ले जमीन खिसक चुकी है और वहां हम भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां सरकार बनाएगी और कोई भी चेहरा हो भारतीय जनता पार्टी का वो जीत के आएगा। इसलिए कि वहां की जनता जो है तराई तराई कर रही है इनके भ्रष्टाचार से, इनके काले कारनामों से और इनके जो जनता के प्रति जो इनका व्यवहार रहा है पिछले 5 सालों में, उससे समझ में आता है कि जनता के कम, परिवार की ज्यादा और माल इकट्ठा करने में ज्यादा उन्होंने गहलोत जी ने तैयारी की है। इसलिए उसका जवाब जो है जनता देगी। और अभी मुंह छुपा रहे थे जैसे राजपूत जी, वैसे गहलोत जी मुंह छुपा के घूमेंगे फिर। ठीक है सर, जवाब लेते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।